हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी CB21 और CB2 को ध्यान में रखते हुए साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका यानी सेल। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या होती है और कोशिका का इतिहास क्या है, यानी कोशिका का खोज कब, किसने और कैसे किया, इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में एक रिमेंबर पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोशिका यह मनुष्य के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। यानी अगर हम शॉर्ट में कहें तो कोशिका मनुष्य की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे कि अगर कोई घर है तो उस घर के बनने के लिए सबसे पहले एक ईंट की जरूरत पड़ती है। यानी अगर घर का जो सबसे छोटी इकाई है ईंट है, उसी प्रकार एक जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कोशिका होती है। तो यहाँ पे एक हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ईंट हो गया, इस ईंट के जब समूह मिलता है तो दीवार का निर्माण होता है, और इस दीवार का जब समूह मिलता है तो कमरा का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब अनेक कमरा मिलती है तो एक घर का निर्माण होता है। यही प्रोसेस हमारी कोशिकाओं में भी चलती है। तो एक जीव का जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और यह कोशिकाओं का जब समूह आपस में मिलती है जो एक जैसा कार्य को संपन्न करती है तो उसको हम लोग ऊतक बोलते हैं, यानी टिश्यू। और यह ऊतक जब एक साथ समूह बनाती है तो अंग का निर्माण करता है, और हमारे बहुत सारे अंगों मिलकर यानी अंगों का जो समूह होता है वह अंग तंत्र का निर्माण करता है। अंग तंत्र जैसे हो गया, इसमें परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये हमारे अंग तंत्र हो गए। और यह सभी अंग तंत्र के मिलने से एक जीव का निर्माण होता है। यह था जीव के निर्माण होने की प्रोसेस। जैसे कि आप देख लिए, पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और लास्ट में जाकर जीव का निर्माण होता है। अगर एक और एग्जांपल से हम समझेंगे तो एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले कि यहाँ पे देखिए न्यूरॉन, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, और न्यूरॉन कोशिका हो गया। जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के यानी जीव की जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका होती है, तो उसी प्रकार न्यूरॉन भी कोशिका है। और यह न्यूरॉन कोशिकाओं का जो समूह मिलता है तब यह तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है, जो कि आप देख सकते हैं पिछले बार पैटर्न भी दोहराना है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका उसके बाद ऊतक, तो यहाँ पे न्यूरॉन कोशिका है, और न्यूरॉन कोशिका के जब समूह मिलता है जो एक जैसा कार्य को संपन्न करता है तो वह तंत्रिका ऊतक बनाता है। और यह तंत्रिका ऊतक जब एक समूह में मिलकर एक जैसा कार्य करता है तो मस्तिष्क का निर्माण करता है, और यह मस्तिष्क लास्ट में मस्तिष्क तंत्र का निर्माण करता है। इस प्रकार क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो तंत्रिका, जो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका होती है, हमारे शरीरों में अवयवों का संचालन करता है। तो इस प्रकार सबसे पहले ऊतक में, ऊतक से मस्तिष्क, और लास्ट में जाके मस्तिष्क तंत्र में हमारे जो सूचना होती है उसको पहुंचाने का काम करती है। ये था हम लोग कोशिका के बारे में कुछ यहाँ पे
बेसिक जानकारी एकत्रित की है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट जो आप याद रखिएगा कि कोशिका के अध्ययन विज्ञान को हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी देखिए, साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अगर हम तोड़ कर देखेंगे तो साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब होता है कोशिका, और फ्रेंड्स जहां भी लॉजी लगा रहता है इसका मतलब होता है अध्ययन करना, तो इसका मतलब हो जाएगा अध्ययन। यानी किसका अध्ययन? कोशिकाओं का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जिस तरह आप देख ले सकते हैं कि बायोलॉजी यानी बायो मतलब जीव, लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बायोलॉजी। उसी प्रकार जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। एक और बेसिक पॉइंट जान लेते हैं कोशिका के बारे में। ये तो हम कोशिका का डेफिनेशन जान लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कोशिका होती है उसका जो भौतिक आधार होता है वह जीव द्रव्य होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए यह जीव द्रव्य क्या होता है। अगर जीव द्रव्य के बारे में आपको बताया था, देखिए आगे हम कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये कोशिका हो गया, और कोशिका के मुख्यतः हम लोग सरल तरीके से अध्ययन करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सबसे जो बाहरी पार्ट होता है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है उसको केंद्रक बोलते हैं, और इसके अंदर में जो द्रव रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो आपको बता दें कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो देखिए, यह केंद्रक हो गया और यह कोशिका द्रव्य हो गया। इस दोनों पार्ट की जो सम्मिलित रूप होता है, यानी यहां से लेके यहां तक के जो पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यह जीव द्रव्य किसका बना होता है? तो यह 2 पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक होता है कार्बनिक पदार्थ जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक पदार्थ जिसको हम लोग अकार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीव द्रव्य यानी ये 2 यौगिक से मिलकर बना होता है, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है आपको बताते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक यानी जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसका? कार्बनिक में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब हम लोग जान लेते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा जल और लवण। तो ये हो गया जीव द्रव्य क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित जो रूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जो 2 यौगिक से मिलकर बना होता है, एक कार्बनिक यौगिक एक अकार्बनिक यौगिक, दोनों के बारे में हम लोग जान लिए। अब देखिए, एक वैज्ञानिक का मत है जो कथन पूछा भी जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि कोशिका का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। क्वेश्चन आता है कि कोशिका का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, किसने कहा था? तो फ्रेंड्स आप याद कर सकते हैं किसने कहा था?
हक्सले नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्हें कोशिका का भौतिक आधार कहा था। और किस लिए कहा था आप यहाँ से समझ भी सकते हैं कि जीव द्रव को कोशिका का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीव द्रव कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यह था कोशिका से संबंधित कुछ पॉइंट्स जिसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग कोशिका से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम लोग जान लिए। अब हम लोग कोशिका के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कोशिका की खोज कब और किसने और कैसे किया। यहाँ से डेट भी पूछ ले जाते हैं कि कौन किया, कौन से कोशिका के पार्ट को किस वैज्ञानिक ने खोज किया। तो अब इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था और कब किया था और कैसे किया था। तो देखिए, खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे। लेकिन दोस्तों जो कोशिका का जो खोज हुआ था सबसे पहले, यह कोशिका मृत कोशिका था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक द्वारा। और एक चीज और कि कोशिका का नामकरण भी किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। कहाँ का वैज्ञानिक था, तो अंग्रेज वैज्ञानिक था। और दोस्तों इसका एक पुस्तक भी याद रखिएगा। इसके एक पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और इन्होंने अपने द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उसी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका का सबसे पहले खोज किए थे। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं 1674 में। 1674 में जो वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक। तो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है। यानी 1674 में ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है। और एक चीज और बता दें दोस्तों, ल्यूवेनहॉक जो कि जीवाणु के भी खोज करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्रिका की खोज। केंद्रिका की खोज देखिए 1674 है। इसमें आप 100 साल जोड़िएगा तो हो जाएगा 1774। 1774 में फेलिक्स फोंटाना नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने केंद्रिका का खोज किए थे। दोस्तों ये तो हमारे कोशिका के कुछ पार्ट है जिसको हम लोग इस वीडियो में याद करने का प्रयास कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि यह कोशिका में कहाँ होती है, इसका कार्य क्या होता है और यह कोशिका में क्या करती है। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1665। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं ल्यूवेनहॉक जो 1674 में जीवित कोशिका की खोज करते हैं। उसके बाद देखिए 100 साल के बाद यानी 1774 में केंद्रिका का खोज फेलिक्स फोंटाना द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत 1674 के बाद देखिए 1838-39 में दो वनस्पति शास्त्री जिसका नाम है स्लाइडेन और स्वान, इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं
कि ये जो कोशिका सिद्धांत क्या था। कोशिका सिद्धांत में 2-3 पॉइंट्स बताया गया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति है कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का निर्माण एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं को मिलने से बनती है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जिसका अगर एक कोशिका से निर्माण होता है, यानी जिस कोशिका का निर्माण अगर एक कोशिका से होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और जिस जीव का निर्माण अनेक कोशिकाओं को मिलने से बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। ये था कोशिका सिद्धांत। और इसमें यह भी बताया था कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होती है पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इसका अपवाद भी है, जो कि अपवाद भी पूछे जाते हैं। तो आप इस अपवाद को भी याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत का कौन अपवाद है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विषाणु यानी वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। तो ये था कोशिका सिद्धांत। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, 1838 के बाद 1855 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है बिरचो। उन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है पुरानी कोशिकाओं के मिलने से बनता है, जो कि कोशिका सिद्धांत में भी बताया गया। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के मिलने से बनती है, किसने बताया था? तो कौन बताया था? बिरचो। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के बनता है। 1855 ईस्वी में कौन बताए थे? बिरचो। उसके बाद गुणसूत्र का खोज होता है। गुणसूत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, इसका खोज 1800, देखिए यहाँ पे 55 है, इसके बाद हम लोग 1888 में आएंगे। तो कौन खोज किए थे? वाल्डेयर। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो कितना होगा? 23 जोड़ा होता है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का खोज हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1890 ईस्वी में ऑल्टमैन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। उसके बाद गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण का खोज 1898 में कैमिली गोल्जी द्वारा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं राइसोसोम का खोज। और एक होता है लाइसोसोम, जिसको हम लोग आगे तो डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है और कोशिका में कहाँ उपस्थित रहता है। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था और कब किया गया था, क्योंकि यहाँ से डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइसोसोम, आपको याद होगा कि राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लाइसोसोम जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसका खोज 1955 में जी पिलोड द्वारा किया गया था। और लाइसोसोम का खोज 1958 में डी
डब्बे के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यह था कोशिका के इतिहास यानी कोशिका से संबंधित जितने भी घटनाक्रम था जो एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में घटनाक्रम को समझ लिए और इसको याद करने का प्रयास किए। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कोशिका के इतिहास से संबंधित जितने भी घटनाक्रम था उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग कोशिका से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जिसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य का सबसे छोटी कोशिका, ये सब क्वेश्चन होता है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है, इसमें दो चीज देखेंगे। एक तो देखेंगे कि इसमें संपूर्ण में देखेंगे अगर कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है। उसके बाद मनुष्य में देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे पहले ओवरऑल देख लेते हैं कि पूरे अगर हम जीवों में तुलना करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। तो देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडा को होता है सबसे बड़ी कोशिका। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका का, यह होता है माइक्रोप्लाज्मा। तो इसकी जो सबसे छोटी कोशिका है तो इसका मतलब आकार कितना तक होता है। तो फ्रेंड्स आप याद कर सकते हैं 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। अब हम लोग मनुष्य में देख लेते हैं कि मनुष्य में यानी मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम लोग मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है। और मनुष्य में अगर हम सबसे छोटी कोशिका को देखेंगे, शुक्राणु कोशिका होती है। और हम बात कर लेते हैं कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। तो दोस्तों सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। और ये लंबी होती है तो लगभग कितना मीटर लंबा होता है। तो फ्रेंड्स लगभग 1 मीटर लंबा होता है कोशिका, जो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका या इसी को न्यूरॉन भी कहते हैं। ये था 3 4 5 पॉइंट जिसको आप याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि तंत्रिका तंत्र के जो कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र की कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं या तंत्रिका कोशिका। उसके बाद वृक्क की कोशिका यानी किडनी, वृक्क की कोशिका को नेफ्रॉन बोलते हैं। उसी प्रकार यकृत की कोशिका को हेपेटिक कोशिका बोलते हैं।
उसके बाद नर में जनन कोशिका को शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। उसके बाद मादा में जनन कोशिका को अंडाणु कोशिका कहते हैं। पौधे में नर जनन कोशिका को पराग कण कोशिका बोलते हैं। पराग कण कोशिका। तो दोस्तों यह था कोशिका से संबंधित कुछ पॉइंट्स। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट थे उसको डिस्कस किए। उसके बाद कोशिका के इतिहास के बारे में जाने और कोशिका से संबंधित जितने भी रिमेम्बर पॉइंट्स पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक चार्ट्स के माध्यम से पूरे को डिटेल में जानने का प्रयास किए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग कोशिका के संरचना और कोशिका के प्रकार को डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के संरचना के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।